कर्नाटक एक ऐसा राज्य जिसका मिजाज किसी की समझ में नहीं आता है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य जहां पर पिछली दफ़े कांग्रेस जेडीएस ने सरकार बना ली थी, लेकिन सरकार चल नहीं पाई। जेडीएस में फूट हो गई, बीजेपी ने सरकार बनाई, सरकार चला ली। ऑपरेशन लोटस जैसी बात कही जाने लगी। इसके बाद में मध्य प्रदेश में सरकार का गिरना हो, कमलनाथ की सरकार गिरी, शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में कई विधायक और मंत्री चले गए थे, वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे अलग हो गए और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी उनके पास में आ गई, सरकार फिर बीजेपी की बन गई। ये कुछ बातें हैं जो बीजेपी पर हमेशा विपक्ष को आरोप लगाने का एक मौका देती हैं। कहती हैं कि ऑपरेशन लोटस जैसा शब्द दे दिया गया है, कि चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है जैसी बात है। ये सारी बातें कर्नाटक चुनाव में क्यों याद आ रही हैं एक बार फिर से? कर्नाटक का ये पुराना इतिहास क्यों याद आ रहा है? दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि गोवा से कई बसें उत्तरी कर्नाटक के चक्कर लगा रही हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि क्या इन बसों से अवैध पैसा लाया जा रहा है या फिर फर्जी मतदान की तैयारी है। कांग्रेस इसे लेकर अलर्ट हो गई है और चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गोवा भाजपा गोवा से लोगों को कादंबा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में भरकर उत्तरी कर्नाटक क्यों भेज रही है। बीते हफ्ते भी पीएम मोदी की रैली के लिए 100 से ज़्यादा बसों से भरकर लोगों को कर्नाटक लाया गया था। देखिए, कर्नाटक और गोवा की सीमाएं बहुत लगी हुई हैं, वाया रोड लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में इस क्षेत्र से गोवा का जुड़ा रहना, और गोवा जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, गोवा एक ऐसा हब रहा है। आपको ये याद होगा कि गोवा में ही महाराष्ट्र से जितने बागी विधायक थे उद्धव गुट के या शिवसेना के, वो सभी गोवा में जाकर रुके थे, बाद में असम गए थे। तो गोवा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भी क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी कर्नाटक के बहुत नज़दीक है। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो बड़े गंभीर आरोप लगा रही है कि कई बसें आ रही हैं भर भर कर, क्यों भेजा जा रहा है, इनमें क्या भेजा जा रहा है इन बसों में। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह गंभीर अपराध है, क्या अवैध पैसा लाया जा रहा है, कर्नाटक पुलिस क्या कर रही है, डांडेली के विस्लिंग वुड्स जंगल रिजॉर्ट में क्या हो रहा है, क्या विश्वजीत राणे ने यहाँ 6 कमरे बुक किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या चुनाव आयोग इसमें कुछ कार्रवाई करेगा। विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए कर्नाटक में पार्टियों ने पड़ोसी राज्यों में मतदाताओं को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की। इस रिपोर्ट के बाद कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की सीमाओं पर अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। गोवा में सत्तारूढ़ बीजेपी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर 10 मई को श्रमिकों के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया, क्योंकि उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र से बड़ी संख्या में कन्नड़ लोग तटीय राज्यों में बसे हुए हैं। गोवा सरकार के फैसले पर विपक्षी दलों ने आपत्ति भी जताई। कर्नाटक चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर तीखे हमले बोले हैं। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। भाजपा ने सोनिया गांधी के बयान के खिलाफ शिकायत की थी, तो कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ भी शिकायत की। बजरंग दल पर प्रतिबंध के मुद्दे पर भी दोनों पार्टियां आमने सामने आई। अब 13 मई को कौन सा मुद्दा चलता है नहीं चलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में गोवा से बसों का भरकर आना और बसों में क्या है ये सवाल खड़े करना, और सवाल में ये भी लिख देना क्या इसमें पैसा है, क्या वोटिंग को प्रभावित किया जाएगा, इसमें क्या लाया जा रहा है, फर्जी मतदान करते हैं, ऐसे बहुत सारे आरोप जो हैं वो ऐसे चुनावी माहौल में आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को एक तरीके से इंगित किया जा रहा है और कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करेगी। अब देखना होगा चुनाव आयोग इसका क्या संज्ञान लेता है। आपको बता दें कि कर्नाटक में तमाम दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान कई नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली है। कि कर्नाटक का चुनाव बहुत अलग तरीके का देखने को मिला। दक्षिण के इस राज्य में बीजेपी की एंट्री एक बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए थी, क्योंकि बीजेपी दक्षिण में कहीं नहीं दिखाई देती है। कर्नाटक में भी वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पिछली बार भी सरकार बनी लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आया था। बाद में जब जेडीएस से विधायक टूटे, शामिल हुए साथ में, फिर उपचुनाव हुए, बड़ी लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन फिर बीजेपी ने फाइनली सरकार बना ली। सरकार तो बना ली, लेकिन यहाँ कर्नाटक की जनता का मिजाज वैसा नहीं है जैसा उत्तर भारत में बीजेपी के प्रति है या बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। यहाँ जेडीएस भी एक फैक्टर होता है। फिर दूसरा, यहाँ पर कांग्रेस की ज़मीन उतनी कमज़ोर नहीं दिखाई पड़ती है जितनी उत्तर प्रदेश जैसे किसी राज्य में दिखाई देती हो। और बीजेपी के सामने कांग्रेस कई राज्यों में सीधे टक्कर में, और वहाँ पर अब खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के दिनों में कांग्रेस ने खुद को बदलने के बड़े प्रयास किए हैं। अब कितना सकारात्मक रूप से बदल पाई है तो देखना, एक बदलाव तो दिखाई देता है। भाषण में, चुनावी रणनीति में, एक के बाद एक हमले करने में, वार पर पलटवार करने में, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी में कांग्रेस में काफ़ी बदलाव है। लेकिन जब तक परिणाम नहीं आते हैं तब तक कहना बड़ा मुश्किल होगा। और हिमाचल की जीत ने थोड़ा सा बूस्टर दिया है।
लेकिन इस सब के बीच में ये जो आरोप बार बार लगाए जाते हैं बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव लड़ने का इनका जो तरीका है वो हमेशा संदेह के घेरे में कांग्रेस लाती रहती है। और एक बार फिर कर्नाटक में जब मतदान होने वाला है तो गोवा से आने वाली बसों पर उन्होंने गहरी आपत्ति जताई है और संदेह व्यक्त किया है कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा प्रयास है। भाजपा के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती है। पहली बार सोनिया गांधी जो हैं वो बहुत लंबे समय बाद चुनावी मैदान में उतरी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी चुनाव प्रचार किया। तो सोनिया, राहुल, प्रियंका तीनों ने एक साथ प्रचार किया किसी राज्य के लिए, कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नहीं 2 नहीं 19 जगहों पर रैलियां और रोड शोज किए, और उन जगहों पर किए खासतौर पर जहां बीजेपी पिछली बार कमजोर रह गई थी। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 58,545 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2,615 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और करीब 5 करोड़ 30 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज जाता है, इनमें से कितने मतदाता उतरते हैं। जिस तरह चुनावी रैलियों में भीड़ देखने को मिली, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज हो सकता है। और ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज हो तो एंटी इनकम्बेंसी या कोई लहर चल रही हो, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देखा जाता है। गुजरात का उदाहरण है जैसे, तो ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेडिशनल जो बात कही जाती रही है कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज सरकार के खिलाफ ही जाता है, फिर भी एक आम मान्यता है। अब इनमें 11,71,000 वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए हैं। 13 मई को ऐलान हो जाएगा किसकी सरकार बनी और किसकी सरकार बनती है। क्या बीजेपी अपनी सरकार बचा पाती है या कांग्रेस वापसी करती है या जेडीएस किंग मेकर बन जाती है, ये देखने वाली बात होगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।